नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द ओपन क्लासरूम, जहां हम सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते बल्कि दुनिया को समझते हैं विज्ञान की नज़र से भी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे आज और आने वाले कल दोनों को प्रभावित करता है, द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या पृथ्वी वाकई खतरे में है? दोस्तों, आपने न्यूज़ में सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे असली विज्ञान क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाइमेट चेंज। जब पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वेदर पैटर्न्स में काफ़ी बदलाव या बदलने लगते हैं, तो इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। यह वो कोई एक दिन में नहीं होता, बल्कि यह एक स्लो बट वेरी सीरियस प्रोसेस। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीरियस प्रोसेस भी या सीरियस प्रॉब्लम बन के उभरता है। अब बात करते हैं इसके पीछे की साइंस की। हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं, आप सभी को पता होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। और इन गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये गैसेस सूर्य की गर्मी को अंदर आने देती है, पर बाहर जाने से कहीं ना कहीं रोकती है, जिससे हमारी जो पृथ्वी है उसका गर्म होना बहुत ही स्वाभाविक है, यानी कि पृथ्वी गर्म बनी रहती है। यह बहुत प्रोसेस कहाँ भी हद तक बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि इसके बिना हम सभी फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसानों ने इंडस्ट्रीज़ लगाना, फैक्ट्रीज़ लगाना, कार की मैन्युफैक्चरिंग करना, डिफॉरेस्टेशन करना काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। इन गैसेस की मात्रा इन्हीं वजहों से कहीं ना कहीं बढ़ी है। अब अर्थ ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो सवाल, क्लाइमेट चेंज का असली कारण क्या है, मेन कॉजेज़ क्या हैं क्लाइमेट चेंज के? तो अभी हमने जस्ट थोड़ा पहले बात किया था, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, फैक्ट्रीज से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा कारण है। आप देख लीजिए, आपके शहर में, शहर के आसपास में काफ़ी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ होंगी, और उन इंडस्ट्रीज़ में आपने बड़ी बड़ी चिमनीज़ को देखा होगा, उनमें से निकलते हुए धुएं को देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो धुआं है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और यही कंसंट्रेशन CO2 का कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट चेंज के बदलाव का बहुत मुख्य कारण है। दूसरा एक बहुत ही मुख्य कारण हमारे क्लाइमेट चेंज के पीछे का है, वो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का बहुत बड़े लेवल में काटा जाना। पेड़, हमें पता है कि कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हम पेड़ काटते हैं तो यह एक नेचुरल बैलेंस कहीं ना कहीं इसका बिगड़ जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण वो है व्हीकल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। हमारे जो व्हीकल्स हैं, हमारे जो गाड़ियां हैं, वो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं। तो डायरेक्टली ये गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं और हीट ट्रैप करने में कहीं ना कहीं मदद करती हैं। तो इससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग या इसी से रिलेटेड जो चीज़ें प्रोसेस हैं वो संभव हो पाती है। तो ऐसा कहीं ना कहीं व्हीकल एंड फॉसिल फ्यूल्स भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। एग्रीकल्चर और कैटल फार्मिंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो काउस से निकलने वाले मीथेन गैस भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो यह भी एक कारण बताया गया है कि जो मीथेन गैस है, वो मीथेन गैस भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि हीट ट्रैप कंडीशंस में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब जानते हैं इसका असर क्या है। क्या यही साइंस बनती है रियल? इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं अर्थ में? तो बहुत बड़ा जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है या देखा जा रहा है, वह ग्लेशियर्स का मेल्ट होना है। आपने सुना होगा कि हिमालयन ग्लेशियर्स हो गई, आपके आर्टिक आइस हो गया, वो तेज़ी से पिघल रहा है।
और इससे आपका जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है. कोस्टल रीजन्स विल बी गेटिंग सबमर्ज्ड इन द कमिंग ईयर्स. दिस टाइप ऑफ डाटा हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द साइंटिस्ट जो रिसर्च इस फील्ड में कर रहे हैं. उनका कहना है आने वाले 40 से 50 सालों में काफ़ी शहर जो आज के समय में कोस्टल रीजन में बसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं डूब जाएंगे. एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बनने लगी हैं. फ्लड्स का आना, ड्रॉट कंडीशंस का होना, साइक्लोन्स का समय समय में आना पहले से ज़्यादा पावरफुल हो रहा है. हमारी जो वाइल्ड फायर्स हैं, जंगलों में बहुत बड़े लेवल में आग लगना, हीट वेव्स गर्मी के मौसम में, समर सीजन्स के समय में तेज़ गर्म हवाओं का बहना, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है. ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और अब इंडिया में भी ऐसी कंडीशंस आने लगी हैं. टेम्परेचर्स रिकॉर्ड टूट रहे हैं. दूसरा इम्पैक्ट हम देखते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी में. एनिमल्स के जो हैबिटेट हैं वो कहीं ना कहीं समय समय से ख़त्म हो रहे हैं और जो पोलार बियर से लेके कोरल रीफ तक सब प्रभावित हैं. साइंटिस्ट ने पिछले 100 सालों का टेम्परेचर रिकॉर्ड देखा है और फाइनल रिजल्ट हमें बहुत ही डराता है. अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो आने वाले सालों में यानी कि 2050 तक तो यह 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा. आपका जो नासा है, आईपीसीसी है और यूएनईपी है की रिपोर्ट्स कहती है यह कोड रेड है फॉर ह्यूमैनिटी. कोड रेड कंडीशंस बन चुकी है हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए. हम क्या कर सकते हैं? तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? इसका उत्तर बिल्कुल हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और साइंस गिव अस होप. तो पहला अगर हम बात करें स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जीज. आपने देखा होगा गवर्नमेंट्स भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है सोलार पैनल्स में, रिन्यूएबल एनर्जीज में. तो इनमें से सबसे सही तरीका ये होगा कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच आउट करें, जिसमें सोलार है, विंड है, हाइड्रो है. ये सब क्लियर एनर्जी सोर्सेस हैं. इंडिया आज के समय में एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के पक्ष में सबसे आगे है, जो कि सोलार मिशन. दूसरा तरीका ये हो सकता है हम पेड़ लगाएं, एफॉरेस्टेशन करें. पेड़ लगाना सबसे सिंपल और पावरफुल सोल्यूशन होगा हमारे इस प्रॉब्लम के लिए. स्विच ओवर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो ये भी एक कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा अगर हम अपने व्हीकल्स को स्विच आउट करें, टू स्विच ओवर करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ. कार्स दैट डू नॉट बर्न फ्यूल रिड्यूस पोल्यूशन ड्रास्टिकली. लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बिजली भी बनने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होगा और वो कहीं ना कहीं आपकी कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं जहाँ से वो बिजली बनेगी. तो कहीं ना कहीं पहले जो दो सोल्यूशन है वो ज़्यादा बेटर सोल्यूशंस हैं कंपेरेंस टू चेंजिंग ओवर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. और चौथा जो तरीका हमारे पास है वो है रिसाइकलिंग का और अपने वेस्ट को रिड्यूस करने का. हर छोटा कदम एक बड़ा असर डालता है. तो रिसाइकलिंग में काम करें, अपने वेस्ट को मैक्सिमम तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश करें. एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर हमारा क्या रोल हो सकता है? अब हम सोचेंगे कि हम स्टूडेंट हैं, हम क्या कर सकते हैं. बिलीव मी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ थिंग यू कैन डू इट एट योर ओन लेवल. आप अवेयरनेस फैलाइए अपने स्कूल या कम्युनिटी में. आप अपने वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और प्लास्टिक वेस्ट को बचाइए. कंजप्शन कम कीजिए. साइंस प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो ऐसे बनाइए जो सस्टेनेबल हो. बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट समवन एल्स प्रॉब्लम्स, इट्स आर. ये प्रॉब्लम जो है केवल मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, सभी की ये प्रॉब्लम है. तो इसमें सभी की भागीदारी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है. तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज कोई एक डिस्टेंट फ्यूचर नहीं है. यह आज हो रहा है, आने वाले समय में नहीं होगा. ये आज हमारे सामने है क्लाइमेट चेंज. तो साइंस हमें वार्निंग दे रही है लेकिन साथ में सोल्यूशन भी बता रही है.
बस ज़रूरत है हम सबको जागरूक होने की और एक प्रॉमिस करने की, एक वादा करने की कि हम सब मिलकर पृथ्वी को बचाएंगे। क्योंकि देर इज़ नॉट प्लानट बी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये प्लानट ए है, हम इसमें रह रहे हैं आज, कल अगर हमारे प्लानट में कुछ होता है तो हम प्लानट बी में चले जाएंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें जागना पड़ेगा और हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए आपके हिसाब से क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन क्या है। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द ओपन क्लासरूम को, जहाँ हम साइंस को ज़िंदगी से जोड़ते हैं।